मजा में छे। देखो अभी तक हम जम्मू कश्मीर में जो चरवाहे रह रहे थे उनके बारे में जाना, वो अपना जीवन घुमंतू कैसे कैसे करते हैं, मौसम के हिसाब से कैसे बदलते थे। फिर उसके बाद हम मैदानों में गए, पठारों में गए, रेगिस्तान में गए, और फिर उसके बाद अफ्रीका में देखा। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत कैसे हुई। तो चले इंग्लैंड, चलते हैं फिर इंग्लैंड। कौन कौन बिना टिकट के जा रहा है। बिना टिकट के यात्रा करना देश के लिए हानिकारक है। 1830 की घटना है। देखो 1 जून 1830 की घटना है। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक किसान ने अचानक पाया कि उसके बाड़े में रातों रात आग लगने से क्या हुआ, पुआल सहित सारा खलिहान जलकर राख हो गया। क्लियर होगी बात। भाई 1 जून को 1830 को यह घटना हुई थी। क्या कि एक किसान ने क्या अचानक पाया कि उसके बड़े बाड़े में, जो उसका बाड़ा था, बाड़े में रात को आग लग गई और सारा पुआल, सारा खलिहान जलकर राख हो गया। बाद के महीनों में इस तरह की घटनाएं कई दूसरे जिलों में भी दर्ज की गई। कहीं सिर्फ पुआल जल जाती थी तो कहीं पूरा का पूरा फार्म हाउस ही स्वाह हो जाता था। 28 अगस्त 1830 के दिन, कब, 28 अगस्त 28 अगस्त 1830 के दिन इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में मजदूरों ने एक थ्रेजिंग मशीन, क्या होता है थ्रेसिंग मशीन, थ्रेसिंग मशीन, बाल काटने वाली मशीन है, थ्रेसिंग मशीन। देखो थ्रेसिंग मशीन तोड़कर नष्ट कर दिया। कब, 28 अगस्त 1830 को इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में। कहां पर, इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिया। इसके बाद 2 साल तक दंगों का दौर चला। कितने साल तक चला, 2 साल तक बिल्कुल सेम ऐसे दंगों का दौर चलता रहा, जिसमें तोड़फोड़, ये घटनाएं पूरे दक्षिण इंग्लैंड में फैल गई। कहां फैल गई, दक्षिण इंग्लैंड में। दक्षिण इंग्लैंड में पूरे फैल गई। इस दौरान लगभग 387 थ्रेजिंग मशीनें तोड़ दी गई। किसानों को धमकी भरे पत्र मिलने लगे कि वे इन मशीनों का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि इसके कारण मेहनत कशों की रोजी छीन ली गई। जैसे वो आया ना जेसीबी, जेसीबी ने देखो कितने मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली, ऐसे ही बिल्कुल ये थी। तो मेहनत कशों की क्या हुई, रोजी रोटी छीन ली है। ज्यादातर खेतों को कैप्टन स्विंग नाम के किसी आदमी के दस्तखत होते थे। किसके दस्तखत होते थे, एक था कैप्टन स्विंग, वो स्विंग करता था बहुत, कैप्टन स्विंग। कैप्टन स्विंग के क्या होते थे, दस्तखत, हस्ताक्षर होते थे। और जमींदारों को यह खतरा सताने लगा कि कई हथियारबंद गिरोह रात में उन पर भी हमला ना बोल दे। इस चक्कर में बहुत सारे जमींदारों ने अपनी मशीनें खुद ही तोड़ डाली। अभी देखो जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी का एक समय क्या था, टाइम पीरियड था कि भाई इतने टाइम पीरियड में इतनी तारीख तक आप सारे नोट जमा करा दो बैंक में। लेकिन जो काला काला धन वाले थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कुछ नाली में बहा दिए, कुछ आग लगा दी, बाद में मिले ना, देखा था ना आपने न्यूज में, कितने नोट जले हुए मिले, कूड़े में मिले। तो ऐसे ही डर के मारे, क्या था, डर। तो ऐसे यहां पर भी क्या हुआ, डर के मारे कई मशीनें खुद ही तोड़ डाली। जवाब में सरकार ने सख्त कार्रवाई की। जिन लोगों पर शक था कि वे दंगे में लिप्त हैं उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, तुरंत। और 1976 लोगों पर मुकदमा चला था। कितने लोगों पर, 1976 लोगों पर, 1976 लोगों पर मुकदमा, लोगों पर मुकदमा, मुकदमा चलाया गया। 9 को फांसी दे दी गई, जिसमें से 505 को देश निकाला दे दिया गया था, जिसमें से लगभग 450 ऑस्ट्रेलिया भेज दिए गए, और लगभग 600, 650, 640-44 के आसपास लोगों को बंदी बना लिया गया। इन खेतों में मौजूद कैप्टन स्विंग एक मिथ्य नाम है। ये जो कैप्टन स्विंग है, ये कैप्टन स्विंग क्या है, एक मिथ्य नाम है, मिथ्या है, इमेजिन है, ठीक है, मान लो। डर है ना, डर,
डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो। ये एक मिथ्य नाम है, तो स्विंग के नाम पर दंगे करने वाले आखिर कौन थे? अगर ये नाम कैप्टन स्विंग मिथ्य है, मिथ की है, तो फिर वे इसके नाम पर दंगे करने वाले कौन थे? वे थ्रेजिंग मशीनों को तोड़ने पर क्यों आमादा थे? कि वे बात का विरोध कर क्यों रहे थे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इंग्लैंड की खेती में आए बदलाव, जो 18वीं और 19वीं सदी में इंग्लैंड की खेती में जो बदलाव आए, जो क्या है बदलाव 18वीं और 19वीं सदी के बीच में जो भी बदलाव आए उनको देखना होगा। उनको देखने से हमें पता चल जाएगा भाई खुले खेतों को और कॉमन्स का दौर कैसा है। खुले खेत और कॉमन्स का दौर 18वीं सदी के अंतिम वर्षों तक और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में नाटकीय बदलाव हुए। कैसे बदलाव हुए? नाटकीय बदलाव। नाटक करके बदलाव करते थे। हाँ, नाटक करके नाटकीय बदलाव हुए। पहले इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र काफी खुला खुला था, काफी खुला खुला रहता था। ना तो जमीन भूस्वामियों को निजी संपत्ति थी और ना ही उनकी बाड़ाबंदी की गई थी, ना ही कोई उनकी बाड़ाबंदी की गई थी, ना ही निजी संपत्ति थी। किसी अपने गांव के आसपास की जमीन पर फसल उगाते थे। साल की शुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी जिसमें गांव के हर व्यक्ति को जमीन के टुकड़े आवंटित कर दिए जाते थे। भाई एक मीटिंग बुलाई और जो उनके हिसाब से जमीन के हिसाब से सभी को उनके हिसाब से टुकड़े आवंटित कर दिए जाते थे। जमीन के ये टुकड़े समान रूप से उपजाऊ नहीं होते थे, ठीक है ना। जो भी टुकड़े आवंटित किए जाते थे वो ऐसा नहीं था कि सारे जो जमीन के टुकड़े इनको आवंटित किए गए वो सारे ही उपजाऊ हैं। कई कई जगह तो बिखरे होते थे। कोशिश ये होती थी कि हर किसान को अच्छी और खराब दोनों तरह की जमीन मिले। भाई यही कोशिश होती थी कि बराबर बराबर मिले, भाई अच्छी भी मिले और थोड़ी खराब भी मिले। नहीं तो एक को अच्छी मिल गई एक को खराब मिल गई तो भी बंटाधार हो जाएगा। इसलिए कोशिश यही की जाती थी। खेती की इस जमीन के परे साझा साझा जमीन होती थी। कॉमन्स की इस साझा जमीन पर हमारे ग्रामीण का हक होता था। जो कॉमन्स की इस साझा जमीन पर क्या था? हमारे ग्रामीण का यह हक होता था। वहां वे अपने मवेशी और भेड़ बकरियों को चरा सकते थे। जो कॉमन्स की साझा कॉमन्स कॉमन्स की जो साझा जमीन होती थी वो सारे उस पर सारे ग्रामीणों का हक होता था। और यहीं पर क्या कर सकते थे? ये मवेशी मवेशी चरा सकते थे और भेड़ बकरी ये भेड़ बकरी भी चराते थे। जलावन की लकड़ियां बीनते थे और खाने के लिए कंदमूल फल इकट्ठा करते थे इसी जमीन से। और जंगल के वे शिकार करते थे। जंगलों में जा जाकर शिकार करते थे। नदियों ताल तलैया में मछली पकड़ते थे। गरीबों के लिए तो ये साझा जमीन जिंदा रहने का बुनियादी साधन था। क्या था? ये कॉमन्स वालों की जो जमीन थी ये क्या था? गरीबों का जिंदा रहने का जिंदा रहने का हाँ जिंदा रहने का बुनियादी शासन था। क्या था? बुनियादी शासन। जिंदा रहने का बुनियादी साधन। भाई गरीब आदमी क्या करेगा? जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो तो क्या करेगा? किसी ना किसी पे तो डिपेंड रहेगा ना अपने धनोपार्जन के लिए। इसी जमीन के बल पर वे अपने आय में कमी को पूरा करते थे और अपने जानवरों को भी पालते थे। जब किसी साल फसल चौपट हो जाती थी, कोई साल ऐसा भी होता था जब क्या होता था फसल चौपट हो गई, तो यही जमीन उन्हें संकट से उबारती थी। यही जमीन उनको संकट से उबारती थी। इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में खुले खेतों और मुक्त और साझी जमीन की यह अर्थव्यवस्था 16वीं शताब्दी से ही बदलने लगी थी। कब से बदलने लगी? 16वीं शताब्दी से ही बदलने लगी। 16वीं सदी में जब तक ऊन के दाम विश्व बाजार में चढ़ने लगे। भाई ऊन बेचते थे ना, ऊन भेड़ से प्राप्त होती है ऊन। तो जब ऊन के दाम विश्व बाजार में चढ़ने लगे तो संपन्न किसान लाभ कमाने के लिए ऊन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे। भाई जब दाम बढ़ेगा किसी भी वस्तु का जब दाम बढ़ता है
तो वो किसान उसकी खेती ज्यादा करने के लिए उसका उत्पादन ज्यादा बढ़ाने की सोचेंगे, और इसके लिए उन्हें भेड़ों की नस्ल सुधारने और बेहतर चारागाहों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि भेड़ों से ही ऊन प्राप्त होगी और उन्हें ऊन का उत्पादन बढ़ाना है। तो भेड़ों की जो नस्ल थी उनको सुधारने का और अच्छे चारागाह की आवश्यकता होती थी। नतीजा यह हुआ कि साझा जमीन को काट छांट कर घेरना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? जो साझा जमीन थी उसको काट छाट कर घेरना शुरू कर दिया, ताकि एक की संपत्ति दूसरे से या साझा जमीन से अलग हो जाए। साझा जमीन पर झोपड़ी डालकर रहने वाले ग्रामीणों को उन्होंने निकाल बाहर किया और बाड़ाबंद खेतों में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया। अब वे उन खेतों में नहीं जा सकते थे। यह बाड़ाबंदी की शुरुआत, जो चारों तरफ बाउंड्री कर दी, इसको क्या बोलेंगे? बाड़ा बोलेंगे, ठीक है ना। यही बाड़ाबंदी की जो शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी के मध्य तक। कब? 18वीं शताब्दी के मध्य तक बाड़ाबंदी आंदोलन की रफ्तार काफी धीमी रही, मध्य तक काफी धीमी रही, लेकिन शुरू में गिने चुने भूस्वामियों ने अपनी पहल पर ही बाड़ाबंदी की थी, अपनी पहल पर ही, व्यक्तिगत तौर पर। इसके पीछे राज्य या चर्च का कोई हाथ नहीं था। लेकिन 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड के पूरे देहात में फैल गया। भाई, इंग्लैंड का जो देहाती क्षेत्र था, उस देहाती क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में यह बाड़ाबंदी का जो आंदोलन था फैल गया। इसने इंग्लैंड के भूदृश्य को आमूल बदल कर रख दिया। 1750 से लेकर 1850 के बीच तक, 1750 से लेकर 1750 1750 से 1850 1850 इस बीच देखो 60 लाख एकड़ जमीन पर बाड़े लगाई गई। कितनी एकड़ जमीन पर? 60 लाख जमीन पर बाड़े लगाई गई। ब्रिटेन की संसद ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन बाड़ों को वैधता प्रदान करने के लिए 4000 कानून पारित किए। कितने? 4000 कानून पारित किए। हद से ज्यादा समझदारी इंसान को मशीनी बना देती है ना भाई। हद से ज्यादा समझदारी भी इंसान को मशीनी बना देती है। कुछ महसूस होता नहीं, सोच को भी साजिश सी बना देती है ना। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। तो अब देखो, जब वैधता प्रदान की गई और 4000 कानून पारित कर दी गए, तो अनाज की मांग बढ़ने लगी। किसकी मांग बढ़ने लगी? अनाज की मांग। अनाज की मांग बढ़ी। अनाज की मांग क्यों बढ़ी? जमीन को बाड़ाबंद करने की ऐसी जल्दबाजी क्यों थी? क्यों था इतना उतावलापन? और इन बाड़ों का मतलब क्या था? नए बाड़े पुराने बाड़ों से भिन्न थे। जो नए बाड़ाबंदी हो रही थी वो पुराने बाड़े से भिन्न थी। जहां 16वीं शताब्दी के बाड़ों में भेड़ पालन का विकास किया गया, वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी का उद्देश्य अनाज उत्पादन बढ़ाना था। क्या था? अनाज उत्पादन बढ़ाना था। और इसका संदर्भ भी अलग था, एक नए दौर का सूचक था। क्या था? एक नए दौर का सूचक था। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? 18वीं शताब्दी के मध्य से इंग्लैंड की आबादी तेजी से बढ़ी। इंग्लैंड की आबादी जो तेजी से बढ़ी, बहुत तेजी से बढ़ी। 1750 से लेकर 1900 के बीच तक। कब तक? 1750 से लेकर 1920 तक। 1750 से 1920। 1750 टू 1920 इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई। कितने गुना बढ़ गई? 4 गुना। और 1750 में कुल आबादी 70 लाख थी। कितनी थी? 70 लाख। जो 1850 में 2.1 करोड़, कितनी? 2.1 करोड़। 2.1 करोड़। और 1900 में कितनी तक पहुंच गई? 3 करोड़ तक पहुंच गई। कितनी तेजी से बढ़ी, है ना? एकदम रॉकेट की रफ्तार में। जाहिर है कि अब ज्यादा अनाज की जरूरत होगी।
भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज की जरूरत तो होगी कि नहीं होगी, अब खाने के लिए तो चाहिए ना भाई, इस पेट के लिए तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, और खाने के लिए क्या, अनाज। अनाज से ही जो है रोटी बनती है, रोटी से पेट भरता है ना। अब रोज रोज मोमोज तो नहीं खा सकते, है ना। आइए, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, जो बुनियादी शासन था, है ना। इसी दौर में इंग्लैंड का औद्योगिकरण भी होने लगा। क्या होने लगा, इंग्लैंड का औद्योगिकरण होने लगा। बहुत सारे लोग रहने और काम करने के लिए गांव से शहरों का रुख लेने लगे। कहां जाने लगे, लोग गांव से शहरों में जाने लगे, गांव से शहरों की तरफ, गांव से शहरों की तरफ कूच करने लगे। खाद्यान्नों के लिए वह बाजार पर निर्भर होते थे। इस तरह जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ी, वैसे वैसे खाद्यान्नों का बाजार भी फैलता गया। खाद्यान्नों की मांगों के साथ उनके दाम भी बढ़ने लगे, मांगों के साथ दाम बढ़ने लगे। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ। क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध छिड़ गया, और इसकी वजह से यूरोप खाद्यान्नों के आयात सहित व्यापार बाधित हुआ। भाई युद्ध होता है तो युद्ध से बहुत सारी परेशानियां भी होती है, ठीक है ना। आवाजाही पर, खाने की चीजों पर, खाद्यान्नों पर, बहुत सब पर प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसका नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड में खाद्यान्नों के दाम आसमान छूने लगे। इससे उत्साहित होकर भूस्वामी अपनी बाड़ाबंद जमीन में बड़े पैमाने पर अनाज उगाने लगे। क्या उगाने लगे, बड़े बड़े पैमाने पर अपने अनाज को उगाने लगे। उनकी तिजोरियां भरने लगी। भाई अनाज देखो, महंगाई बढ़ रही है, अब उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे तो पैसा ज्यादा आएगा, ज्यादा उत्पादन होगा ज्यादा पैसा आएगा, तो अमीर होने लगे, तिजोरियां भरने लगी। उन्होंने बाड़ाबंदी कानून पारित करने के लिए संसद पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब क्या आ गया, इससे बाड़ाबंदी होने लगी तो अब आया बाड़ाबंदी युग, बाड़ाबंदी युग। युग है पूरा बच्चे, ऐसे मजाक हल्के में थोड़ी ले लेंगे आप। इंग्लैंड के इतिहास में 1780 के दशक पहले किसी भी दौर से ज्यादा नाटकीय दिखाई देता है। इससे पहले अक्सर यह होता था कि आबादी बढ़ने से खाद्यान्न पर संकट गहरा आ जाता है ना। आबादी बढ़ेगी तो खाद्यान्न पर गहरा संकट आ जाएगा, है ना। अभी लॉकडाउन लगा था तो देखो खाने पर संकट आ गया ना, लोग तरस गए थे खाने के लिए, है ना। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, इन लोगों की बात कर रहा हूं जो जिंदा रहने के लिए बुनियादी साधन पर निर्भर रहते, साझा की गई थी, ठीक है। तो संकट गहरा आ जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ। जिस तेजी से आबादी बढ़ी उसी हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही थी, खाद्यान्न भी उतनी रफ्तार से बढ़ रहा था। जनसंख्या वृद्धि की तेज रफ्तार के बावजूद 1868 में खाद्यान्न की अपनी जरूरतों का 80% इंग्लैंड में खुद पैदा होता था। कब, 1868, 1868 1868 में खाद्यान्न की अपनी जरूरतों का कितने प्रतिशत, 80%, 80% खुद इंग्लैंड में पैदा हो रहा था, बाकी का आयात किया जा रहा था। खाद्यान्न उत्पादन में हुई यह वृद्धि खेती की तकनीक में हुई, किसी नए बदलाव का परिणाम नहीं थी, बल्कि हुआ सिर्फ यह कि नई नई जमीनों पर खेती की जाने लगी। क्या हुआ, बस नई नई जमीनों पर खेती की जाने लगी। भूस्वामियों ने मुफ्त खेतों, सार्वजनिक जंगलों, दलदली जमीन और चारागाहों को काट छांट कर बड़े खेत बना लिए, एकदम सपाचट करके बना लिए। इस समय तक किसान खेती में उन्हीं सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। और 1660 के दशक में इंग्लैंड के कई हिस्सों में किसान सलजम, क्या सलजम सुना है, सलजम, क्या फायदे होते हैं सलजम की खेती करने से, धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा होता है ना। क्या होता था देखो, सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो 18वीं सदी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। 1660 के दशक में इंग्लैंड में कई हिस्सों में किसान सलजम और तिपतिया,
क्या होता है? तिपतिया, 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 तिपतिया घास होती है। क्या होती है? एक घास होती है। इसको क्लोवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोवर। इनकी खेती करने लगे थे। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि इन फसलों से जमीन की पैदावार बढ़ती है। इन फसलों से क्या होता है? जमीन की पैदावार बढ़ती है। जल्दी एहसास हो गया। फिर सलजम को पशु भी बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए वे सलजम और तिपतिया की घास की खेती क्या है? नियमित रूप से करने लगे थे, एकदम नियम से। बाद के अध्ययनों से क्या पता चलता है कि इन फसलों से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है इन फसलों से? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और नाइट्रोजन फसल के लिए बहुत अच्छी लाभदायक होती है। सलजम और तिपतिया की खेती की जमीन में क्या होता है? नाइट्रोजन की संख्या ये फिर बढ़ा देती है और जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है। इस तरह 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इन्हीं सरल तरीकों का नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहे थे। अब बाड़ाबंदी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाने लगा और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए लोग बदल बदल कर फसलें लगाने लगे। बदल बदल कर। बाड़ाबंदी जैसे ही अमीर भूस्वामियों को अपनी जोत बढ़ाने और बाजार के लिए पहले से ज्यादा उत्पादन करने की सहूलियत मिली। क्या मिली? सहूलियत। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब गरीबों पर क्या बीती? ऐसा हुआ तो गरीबों पर क्या बीती? देखो, कल करो सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। स्क्रॉल करता रह गया, सोच से राज करेगा कब। बुझाया? तो गरीबों पर क्या बीती? अब आगे जाते हैं भाई गरीबों पर। गरीबों पर क्या बीती? बाड़ाबंदी ने भूस्वामियों की तिजोरियां तो भर दी, पर उन लोगों का क्या हुआ जो रोजी रोटी के लिए कॉमन्स पर आधारित थे, कॉमन्स पर आश्रित थे, इस पर आश्रित थे? उनका क्या हुआ? बाढ़ लगने से बाड़े के भीतरी जमीन भूस्वामी की निजी संपत्ति माना जाता था। जो बाउंड्री हो गई थी, उस बाउंड्री को होने से वो भूस्वामी की निजी संपत्ति माना जाता था। गरीब अब ना तो जंगल में जा जलावन की लकड़ी बटोर सकते थे और ना ही साझा जमीन पर अपने पशु चरा सकते थे। अब जाए तो जाए कहां? है ना? वे ना तो सेब या कंदमूल बीन सकते थे और ना ही गोश्त के लिए शिकार कर सकते थे। अब उनके पास फसल कटाई के बाद बची ठुड्डों को बटोरने का विकल्प भी नहीं रह गया था। जो कटाई के बाद ठुड्डल बच जाते ना, ठुड्डे, उनको भी बीनने बटोरने का, इकट्ठा करने का विकल्प नहीं बचा था। हर चीज पर जमींदारों का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? जमींदारों का। जमींदारों का कब्जा हो गया। हर चीज बिकने लगी और वह भी ऐसी कीमतों पर कि जिन्हें अदा करने की सामर्थ्य गरीबों के पास नहीं थी। जहां कहीं बड़े पैमाने पर बाड़ाबंदी हुई, खास तौर पर इंग्लैंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों और आसपास के प्रांतों में, वहां गरीबों को जमीन से बेदखल कर दिया गया। चलो, धिक्कार दिया एकदम, है ना? गरीबों की तो कोई इज्जत नहीं करता है, ऐसा ही है। मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो जो गरीबों की इज्जत नहीं करते, है ना? और गरीब और अमीर तो कोई होता ही नहीं है। कोई गरीब और अमीर नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ सोच का फर्क है। हाँ, तुम इतने अमीर हो कि मुझे खरीद लो, तो फिर अमीर की परिभाषा क्या होगी? गरीब की परिभाषा क्या होगी? बुझाया? नहीं? चलो,
तो देखो, बेदखल जब कर दिया गया, उनके पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे खत्म होते गए। अपने अधिकारों से वंचित और जमीन से बेदखल होने पर वे नए रोजगार की तलाश में दर दर भटकने लगे। मध्यवर्ती क्षेत्रों में दक्षिणी प्रांतों की ओर जाने लगे। मध्य क्षेत्र में सबसे सघन खेती होती थी और वहां खेतिहर मजदूरों की भारी मांग थी, लेकिन अब कहीं भी गरीबों को एक सुरक्षित और नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा था। पुराने जमाने में आमतौर पर मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहा करते थे। वे मालिक के साथ खाना खाते थे और साल भर उनकी सेवा टहल करते थे। यह रिवाज 1800 तक आते आते समाप्त होने लगा। यह जो रिवाज था, कब तक? जैसे ही हम 1800 तक पहुंचे, तब तक यह रिवाज धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब मजदूरों को काम करने के बदले दिहाड़ी मिलती थी। क्या मिलती थी? दिहाड़ी मिलती थी। दिहाड़ी क्या होती है? मकान बनते देखा है कभी? तो वहां पर जो ठेकेदार होते हैं ना, उनके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं वो दिहाड़ी पर करते हैं, है ना? तो ये समाप्त होने लगा। अब मजदूरों को काम की दिहाड़ी दी जाती थी और काम भी केवल कटाई के दौरान ही होता था। जब कटाई होती थी ना फसल की, उसी समय होता था। जमींदार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों की दिहाड़ी की मद में कटौती करने लगे थे। काम अनिश्चित, रोजगार असुरक्षित और आय अस्थिर हो गई। वर्ष के बड़े हिस्से में गरीबी बेरोजगार रहने लगे। बहुत बड़े हिस्से में, वर्ष के जब तक हम अंत में आए, जैसे जैसे अंत में आए, तो बहुत बड़े हिस्से में गरीब बेरोजगार रहने लगे। अब देखो, ये थ्रेजिंग क्या थी? थ्रेजिंग मशीन, है ना? जेसीबी का नाम सुना है आपने? जेसीबी सुना है? जिन दिनों नेपोलियन इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए था, भाई नेपोलियन बोनापार्ट ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ था। उन दिनों खाद्यान्न के भाव काफी ऊंचे थे और काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया। मजदूरों की कमी के डर से उन्होंने बाजार में नई नई आई थ्रेजिंग मशीनें, ये नई नई आई थी उस समय बाजार में, जैसे जेसीबी आई ना, जेसीबी का आरंभिक दौर, तो इन मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया। काश्तकार अक्सर मजदूरों के आलस, शराबखोरी और मेहनत से जी चुराने की शिकायत किया करते थे। उन्हें लगता था कि मशीनों से ज्यादा मजदूरों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे सैनिक अपने गांव और खेत खलिहान में वापस लौट आए। भाई, युद्ध जैसे समाप्त हुआ तो जितने सैनिक थे वो सैनिक अपने घर वापस आ गए, अपने गांव आ गए और खेत खलिहान में वापस लौट आए। अब उन्हें नए रोजगार की जरूरत थी, लेकिन उसी समय यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लगा। यूरोप से आयात बढ़ने लगा अनाज का, उसके दाम कम हो गए और कृषि में क्या हुई? कृषि में मंदी छा गई। बेचैन होकर भूस्वामियों ने खेती की जमीन को कम करना शुरू कर दिया और मांग करने लगे कि अनाज का आयात रोका जाए। क्या करा जाए? आयात रोका जाए, आयात पर रोक लगे। उन्होंने मजदूरों की दिहाड़ी और संख्या कम करनी शुरू कर दी। गरीब और बेरोजगार लोग काम की तलाश में गांव गांव भटकते थे और जिनके पास अभ्यासी या अस्थाई सा कोई काम था, उन्हें भी आजीविका खो जाने की आशंका थी। यही वह दौर था जब देहात में कैप्टन स्विंग, यही दौर था भाई जब देहात में कैप्टन स्विंग वाले दंगे फले। गरीबों की नजर में थ्रेजिंग मशीन बुरे वक्त की निशानी बन गई। निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखो, आज के टॉपिक से निष्कर्ष क्या निकला भाई? इस तरह इंग्लैंड में आधुनिक खेती के आगमन से कई तरह के बदलाव आए। मुक्त खेत समाप्त हो गए और किसानों के पारंपरिक अधिकार भी क्या हो गए? अधिकार भी, हाँ, पारंपरिक अधिकार भी जाते रहे। अमीर किसानों ने पैदावार में वृद्धि और अनाज को बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया और ताकतवर हो गए, और गांव के गरीब बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन करने लगे। कुछ लोग मध्यवर्ती क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण प्रांतों का रुख करने लगे, जहां रोजगार की संभावना बेहतर थी, और कुछ
अन्य शहरों की ओर चल पड़े। मजदूरों की आय का ठिकाना ना रहा और बेदर्दी से प्यार का दीवाना ना रहा। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।